हेलो फ्रेंड्स, हमने कल केमिकल काइनेटिक स्टार्ट किया था और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन के बारे में। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, अभिक्रिया वेग की। तो अभिक्रिया वेग की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखूँ तो अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये होता है अभिक्रिया का वेग। 3 प्रकार का होता है रेट ऑफ रिएक्शन, 3 टाइप्स। और जो पहला प्रकार है वो है औसत वेग। किसी निश्चित समय अंतराल में क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। यहाँ डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड हमें जोड़ना है, किसी निश्चित समय अंतराल में। बाकी परिभाषा वही हो जाएगी। किसी निश्चित समय अंतराल में क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं। मान लीजिए कोई क्रिया कारक रिएक्टेंट R है जो उत्पाद प्रोडक्ट P में बदल गया, तो ऐसे में क्रिया कारक की सांद्रता तो समय के साथ कम होती जाएगी, इसकी सांद्रता तो समय के साथ कम होती जाएगी क्रिया कारक की तो, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए क्रिया कारक के लिए जो हम ग्राफ खींचेंगे उसमें सांद्रता कम होगी और उत्पाद के लिए सांद्रता अधिक होगी। हम ये करते हैं कि कोई समय t1 ले लेते हैं। इस समय t1 पे क्रिया कारक की सांद्रता c1 थी, ये हमें बिंदु A से प्राप्त हुआ, और समय t2 के लिए सांद्रता c2 है, इसके लिए हमें बिंदु B प्राप्त हुआ। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करूँ, क्रिया कारक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एवरेज वेलोसिटी औसत वेग होगा बाद की सांद्रता में से पहले की सांद्रता घटा दो, बाद के समय में से पहले का समय घटा दो, t2 माइनस t1, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। इन दोनों का अंतर आ जाएगा डेल्टा c और इन दोनों का अंतर आ जाएगा डेल्टा t। अब यहाँ हम साइन की चिन्ह की बात करते हैं। c1 की वैल्यू 0 से दूर है, ये पॉइंट, तो मान बड़ा है, c2 का मान छोटा है। क्रिया कारक के लिए c1 ग्रेटर देन c2 है, c1 ग्रेटर देन c2 है, तो ऐसे कंडीशन में c1 बड़ा है तो ये साइन इसका आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये हमने लिया ग्राफ फर्स्ट से। इसके बाद में अगर मैं बात करूं औसत वेग की ग्राफ सेकंड से, तो औसत वेग के लिए भी c2 माइनस c1 बटा t2 माइनस t1। बाद की सांद्रता में से पहले की सांद्रता कम कर देंगे और बाद के समय में से पहले का समय घटा देंगे। यहाँ देखिए c1 छोटा है c2 से, c1 इज लेस देन c2। ये किससे है? ग्राफ सेकंड से। ऐसे में c2 बड़ा है तो अंतर तो डेल्टा c और इनका अंतर डेल्टा t, साइन आएगा c2 का पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यही होगा औसत वेग। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है क्रिया कारक की सांद्रता में आई हुई कमी को, और प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि को। सॉरी बेटा, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्रिया कारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। यह धनात्मक चिन्ह
उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं, कॉमन फॉर्मूला फैक्टर 1 और फैक्टर 2 से, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड से, अगर एक जनरल फॉर्मूला लिखूं तो औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग होगा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो औसत वेग के बारे में आप समझ गए। औसत वेग क्या होता है? किसी निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है उसे हम औसत वेग कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे चलते हैं फिर हम। इसके बाद अगला आता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को हम डिफाइन करें तो क्या होगा? किसी निश्चित समय पर क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ये कहलाती है तात्क्षणिक वेग। और इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए लिखें तो इसकी परिभाषा को लिखना चाहिए किसी अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। देखिए, समय रुकता नहीं है, लगातार चलता है। इसलिए मैं कांस्टेंट टाइम मानने के बजाय एक बहुत छोटा टाइम पोर्टल लेता हूँ जो लगभग कांस्टेंट हो। इसे हम उसी तरीके से कर्व प्लॉट करके समझ सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया सांद्रता y एक्सिस पे, और यहाँ ले लिया मैंने समय x एक्सिस पे। किसी भी एक ग्राफ से आप समझ सकते हो। मैंने क्रियाकारक का ग्राफ बना लिया, बहुत छोटा समय अंतराल है, तो हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ एक बहुत छोटा समय है, समय एडवांस dt। इतने कम समय में सांद्रता में भी बहुत छोटा सा परिवर्तन आएगा dc। और आप जानते हैं किसी कार्य पर, किसी बिंदु पर अगर आप बिंदु A मानते हैं तो इसका तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और इस स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगी। तो मैं कह सकता हूँ तात्क्षणिक
वेग बराबर dc/dt। क्रिया कारक के लिए इसका साइन नेगेटिव होगा, उत्पाद के लिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो फॉर्मूला आ गया तात्क्षणिक वेग का प्लस dc/dt। यही किसी अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। किसी अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझेंगे। आप ध्यान से समझना इस बात को। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको तात्क्षणिक वेग के बताता हूँ। जैसे अगर लिख दिया जाए कि निम्न अभिक्रियाओं के तात्क्षणिक वेग बताइए। पहली क्रिया मैंने ले ली A + B कन्वर्टिंग C + B। तो इसके लिए तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तात्क्षणिक वेग बराबर A की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, B की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, या C की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, या D की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। किसी भी क्रिया कारक की सांद्रता में अकेले के परिवर्तन नहीं आएगा, या किसी भी उत्पाद की सांद्रता में अकेले के परिवर्तन नहीं आएगा, सबकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा। इसलिए हम किसी की सहायता से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज बराबर है, लेकिन क्रिया कारक के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, उत्पाद के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। अगर मान लीजिए अभिक्रिया कुछ और होती, फॉर एग्जाम्पल 2A + B प्रोडक्ट है C + 3D। इस क्रिया को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। मैं इसे लिख सकता था A + A + B C + D + B + D। इस एक की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय इस दूसरे A की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय इस B की सांद्रता में परिवर्तन में लगे समय के बराबर होगा। ऐसे ही इनके साथ होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो तात्क्षणिक वेग है B के रिस्पेक्ट में देखो तो ये होगा B की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। जितनी देर में एक B खर्च होता है उतनी देर में 2A खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब एक एक खर्च होने की जो स्पीड है वो वेग से दुगनी है, तो वेग एक एक खर्च होने की स्पीड से आधा ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ -1/2 A की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ऐसे ही D के निर्माण की दर अभिक्रिया के वेग से 3 गुणी है, तो अभिक्रिया का वेग इसका तीसरा हिस्सा ही होगा। C के रिस्पेक्ट में देखो तो प्लस dc/dt बराबर +1/3 dd/dt। ये हो गए तात्क्षणिक वेग के कुछ एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल की और बात कर लें। अगर थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ N2 + 3H2 2NH3, तो आपने देखा कि जो मोलों की संख्या है उसको आप बटा में लिख सकते हो। इस रिएक्शन में मोल सब में एक एक थे, तो मैं ये कर सकता था 1/1 1/1 1/1 और यहाँ भी कर सकता था 1/1।
यहाँ जिसके जितने मोल थे वो मैंने भाग में लगा दिए। इसी तरीके से इसके लिए हम तात्क्षणिक वेग अगर लिखें तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा, d नेगेटिव का नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय माइनस 1/3 हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय बराबर अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक वेग की गणना कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे हम चलते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए अभिक्रिया वेग तथा स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बताइए तो भी वो यही है। इसी टॉपिक को मैं कह सकता हूँ अभिक्रिया वेग तथा रस समीकरण मितीय संबंध। तो इसके बाद में आता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या? प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया के प्रारंभ में, किसी अभिक्रिया के प्रारंभ में मैं क्या कह सकता हूँ, t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो अभिक्रिया का वेग शब्द के स्थान पर हम लिख सकते हैं t बराबर 0 पर क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। इसको कहते हैं आरंभिक वेग। जैसे हमने तात्क्षणिक वेग को बिंदु ए पे स्पर्श रेखा खींच के ज्ञात किया था, ठीक वैसे ही इसे प्रारंभिक बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। वही होगा, कर्व प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ ले लेंगे कंसंट्रेशन, यहाँ ले लेंगे टाइम, ये कर्व हो गया। इसका ये कोई प्रारंभिक बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की ढाल जो है वो रिप्रेजेंट करेगी आरंभिक वेग को। तो अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। इससे आगे कल हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की।
मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको साथ साथ में पढ़ेंगे। नोट्स मैं आपको PDF भेज दूँगा सबको। जिसे भी नोट्स चाहिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं केमिकल काइनेटिक की PDF भेज दूँगा। वीडियो देखें, मन लगा के पढ़ें। मेरी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाती है, उसके बाद में मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना लूँगा। और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो मुझे बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।